हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र शुक्ला एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एस चंद एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम, लास्ट क्लास में हमने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइनोलॉजी क्या कहलाती है, और उसमें से हमने ये भी देखा था कि कौन सी ग्रंथि बॉडी के किस पार्ट में है, उसकी लोकेशन कहां है, कितनी ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों द्वारा कौन कौन से हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। ये सब बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। अगर आपने पहला लेक्चर एंडोक्राइन सिस्टम का नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, है ना। आज हम लोग हैं उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एक ग्रंथि पढ़ ली थी जिसका नाम था पीयूष ग्रंथि। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, पीनियल ग्रंथि से पढ़ेंगे। तो पीनियल ग्रंथि पढ़ेंगे हम लोग, थायराइड ग्रंथि पढ़ेंगे, पैराथायराइड ग्रंथि पढ़ेंगे, थाइमस ग्रंथि पढ़ेंगे, उसके बाद एड्रीनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि और वृषण ग्रंथि। इन सभी ग्रंथियों को हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहली ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। तो पहली ग्रंथि है आज की पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्लैंड। तो अगर हम पीनियल ग्रंथि की बात करें तो इसमें हम लोग किस किस टॉपिक पे, किस किस बात पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले इसके परिचय की बात करेंगे, इसका कुछ परिचय देखेंगे। फिर उसके बाद इसके हम अन्य नाम देखेंगे कि आखिर इसके अन्य नाम क्या क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी स्थिति की, बात करेंगे कि कहाँ ये शरीर में लोकेटेड है, इसकी भी बात करने वाले हैं। इसके हम साइज की बात करेंगे, यानी आकार या आकृति की बात करने वाले हैं, आकृति की बात करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि ये ग्रंथि जो है इसका हार्मोन कौन सा रिलीज करती है, हार्मोन कौन सा रिलीज करती है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये एक पॉइंट बात करेंगे, विशेष बिंदु की बात करेंगे हार्मोन के बाद। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कि ये ग्रंथि जो है, अगर हम इसकी बात करें पीनियल ग्रंथि की, तो ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आपका आंसर क्या होगा? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, छोटी ग्रंथि। ये आपको ध्यान में रखना है। इस ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्रंथि। इसका वजन करीब 100 से 150 मिलीग्राम होता है। मस्तिष्क रेत के दाने के समान होती है। इसका अन्य नाम क्या है? इसको हम मस्तिष्क की रेत भी बोलते हैं, इसको हम ब्रेन सैंड या मस्तिष्क की रेत बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क में चूंकि पाई जाती है इसलिए इसको हम मस्तिष्क की रेत या ब्रेन सैंड भी बोलते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कौन सी ग्रंथि को मस्तिष्क की रेत बोलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसको तीसरी आंख का अवशेष भी कहते हैं, तीसरी आंख का अवशेष, अवशेष भी कहा जाता है, अवशेष भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको अंध ग्रंथि भी कहते हैं, अंध ग्रंथि या डार्क ग्लैंड भी बोलते हैं। और इसके अलावा इसको शरीर की जैविक घड़ी भी बोलते हैं, शरीर की जैविक घड़ी, जैविक घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। अब तीसरी आंख का अवशेष इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ठीक वहीं पाई जाती है जहां पे शंकर जी की तीसरी आंख पाई जाती थी। तो ऐसा माना जाता है कि जो तीसरी आंख है उसका वो क्या है, रेमिनेंट है। अंध ग्रंथि, डार्क ग्लैंड भी उसको बोलते हैं, और साथ में शरीर की जैविक घड़ी क्यों बोलते हैं, आगे बात हम लोग करने वाले हैं। स्थिति कहां पाई जाती है? मध्य मस्तिष्क में पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ये कहां पाई जाती है? मिड ब्रेन में पाई जाती है, मध्य मस्तिष्क में पाई जाती है। इसका आकृति जो होता है ये अगर बात करें हम तो ये एकदम मटर के दाने के समान
दाने के समान, या कहीं कहीं आपको नाशपाती के समान भी मिल जाएगा, नाशपाती के समान, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम इसके हार्मोन की बात करें तो इसका एक ही मेन हार्मोन है जो इसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, जिसका नाम है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन। और इस हार्मोन का जो कार्य है, इसके कार्य की अगर बात की जाए तो इसका कार्य क्या है, ये हमारे सोने एवं जगने के चक्र को नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल द स्लीप अवेक साइकिल। आप देखोगे दोस्तों कि अगर आप लगातार 3 दिन 5 बजे सुबह उठ रहे हो तो छठवें दिन ऑटोमेटिक आपकी 6 बजे सुबह या 5 बजे सुबह नींद खुल जाती है। वो इस ग्रंथि और इस हार्मोन के कारण है। इसीलिए इसको हम कहते हैं शरीर की जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी, क्योंकि हमारे शरीर में पाई जाती है और एक तरह से घड़ी का ही कार्य करती है। तो इसका काम क्या है, इसका काम है सोने एवं जगने के चक्र, जिसको हम लोग सर्केडियन रिदम भी बोलते हैं, रिदम भी बोलते हैं, यह ध्यान रखिए। सोने एवं जगने के चक्र को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक पॉइंट और है इसमें जो विशेष बिंदु में हम लोग लिखेंगे, इसको कंसीडर करेंगे विशेष बिंदु में, 6वां पॉइंट। इसके बाद इस ग्रंथ से जितने भी चीजें होती हैं सब, तो विशेष बिंदु जो है दोस्तों, ये जो ग्रंथि है ये रेप्टाइल में जो सरीसृप होते हैं जैसे सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल, इन सब में सबसे ज्यादा विकसित होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यह ग्रंथि किस में ज्यादा विकसित होती है, तो सरीसृप में अत्यधिक विकसित होती है, अत्यधिक विकसित ग्रंथि है, ये आप ध्यान में रखिएगा। विकसित ग्रंथि विकसित होती है। तो ये हो गया हमारा क्या, पहली ग्रंथि जो है पीनियल ग्रंथि। कल हमने पीयूष ग्रंथि पढ़ा था, तो आप इसको दूसरी ग्रंथि भी मान सकते हैं, मतलब सेकंड ग्लैंड भी इसको मान सकते हैं, क्योंकि एक ग्रंथि हमने पढ़ ली थी तो ये हमारी दूसरी ग्रंथि हो जाएगी, ये हमारी सेकंड ग्लैंड हो जाएगी, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट ग्लैंड की ओर। नेक्स्ट ग्लैंड जो है तीसरी अगर हम बात करें तो वो है दोस्तों क्या, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इंग्लिश में थायराइड ग्रंथि या ग्लैंड, और हिंदी में इसको बोला जाता है आवर्त ग्रंथि। ये ध्यान रखिएगा, आवर्त ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि दोनों ही सेम ही है, तो आपको ये ध्यान में रखनी है चीजें। तो यहां भी सेम पैटर्न में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके परिचय की बात करेंगे, फिर इसके बाद हम इसके अन्य नाम की बात करेंगे, अन्य नाम कि आखिर इसके कौन कौन से अन्य नाम हैं, अन्य नाम की बात करेंगे। फिर इसके बाद इसकी स्थिति की बात करेंगे, यानी कि लोकेशन कहाँ स्थित है। फिर इसके आकार की बात करेंगे, हम लोग आकार की बात करेंगे। पहले इन 4 चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसके परिचय की बात करें तो इसका जो परिचय है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। हमारे शरीर की, तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा थायराइड ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भ्रूण जब बच्चा मां के गर्भ में होता है और लगभग 3 मंथ का हो जाता है तो उसे भ्रूण कहते हैं और उसमें अंग आना चालू हो जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा भ्रूण में सबसे पहले आने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, थायराइड ग्रंथि। तो भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, भ्रूण में सबसे पहले आने वाली ग्रंथि कौन सी है, वो है थायराइड ग्रंथि। आपको यह ध्यान में रखना है। अब इसका अन्य नाम की बात करें अगर हम, तो इसका अन्य नाम इंडोक्राइन का पेस मेकर भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको अंतःस्रावी का पेस मेकर, अंतःस्रावी तंत्र का
पेस मेकर भी इसे कहा जाता है, पेस मेकर भी इसे कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थिति कहां होती है, ये गले में स्थित होती है, इस गले में, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो तितली के आकार का, तितली के आकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी ग्रंथि तितली के आकार की होती है, या फिर दूसरा अंग्रेजी के एच अक्षर के समान, अक्षर के समान इसका आकार कैसा होता है। कुछ अगर मैं बनाने की यहां पे कोशिश करूं तो आप देखिए कुछ ऐसा ये ग्रंथि पाई जाती है, ये कुछ ऐसी ग्रंथि होती है ये, ठीक है। तो ये थायराइड ग्रंथि हो गया है। अब हम इसकी बात करते हैं किसकी, इसके हार्मोन की, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है ये ग्रंथि। हार्मोन्स की बात करते हैं अगर, पांचवा पॉइंट इसमें है हार्मोन्स। तो बेसिकली ये ग्रंथि जो है ये दो हार्मोन सिक्रीट करती है, दो हार्मोन सिक्रीट करती है। सबसे पहला हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन पहला हार्मोन है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है T3 और दूसरा होता है T4। T3 इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे 3 आयोडीन मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ग्रंथि को आयोडीन मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है, वो है थायराइड, क्योंकि उसको थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना होता है और थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए क्या किया जाता है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस थायरॉक्सिन हार्मोन की अगर बात करें तो इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य देखिएगा, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की काम की बात करें तो ये हमारे शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक होता है। ये हमारे शारीरिक एवं मानसिक विकास को गति देता है। तो शारीरिक एवं मानसिक विकास को नियंत्रित करता है, विकास को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन हमारे शारीरिक एवं मानसिक विकास को नियंत्रित करता है, तो आप यह ध्यान रखिए कि कौन सा हार्मोन है, वो है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन। तो अगर इसकी कमी हो जाए, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताइए अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो सकता है, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी, हार्मोन की कमी यानी कि हाइपोसिक्रीशन। मैंने बताया था आपको कि अगर कमी है तो हाइपोसिक्रीशन और अधिकता है तो हाइपर सिक्रीशन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं जड़ मानवता। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटेनिज्म। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें व्यक्ति जो होता है इसकी हाइट छोटी रह जाती है और मानसिक रूप से कमजोर होता है। ये व्यक्ति हाइट छोटी है ना, इसमें क्या होता है, हाइट छोटी कम और मानसिक रूप से कमजोर होता है ये व्यक्ति, मानसिक रूप से कमजोर होता है ये व्यक्ति, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद थायरॉक्सिन हार्मोन की अगर हम बात करें, दूसरा थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से भी रोग हो सकता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता है शरीर में, यानी कि हाइपर सिक्रीशन, तब भी रोग हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी अधिकता से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स रोग। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। या एक रोग होता है थायराइड हाशिमोटो, या आप ग्रेव्स रोग याद रखिएगा, है ना, ये थायरॉक्सिन हार्मोन। अब देखिए एक चीज और यहां पे देखने लायक बात है। देखने लायक बात यह है कि थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए कोई निर्माण के लिए जरूरत होती है आयोडीन की। किसकी जरूरत होती है, आयोडीन की। तो अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए तब भी रोग हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए, कमी से भी रोग होता है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है, इसको हम बोलते हैं, देखिए आयोडीन जो है, आयोडीन की कमी कारण क्या होता है, ये जो थायराइड की ग्रंथियां होती है ये अपने आकार में बढ़ने लगती हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू कैप्चर द आयोडीन, ठीक है। तो जब बढ़ने लगती हैं तो ये जो है ये वाला पोर्शन क्या है, फूल आता है, उसको हम लोग घेंगा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, घेंगा रोग,
घेंगा रोग, या इसी को बोलते हैं गलकंड रोग, गलकंड रोग, या इसी को इंग्लिश में बोला जाता है गाइटर रोग। ये ध्यान रखिए, गाइटर रोग, गाइटर रोग, ये आयोडीन की कमी से होती है। और अगर क्वेश्चन पूछे आयोडीन की अत्यधिक कमी से, अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में आयोडीन बहुत ज्यादा कम है, अत्यधिक कमी हो जाती है, तो एक और रोग होता है जिसको बोलते हैं हाशीमोटो रोग, हाशीमोटो रोग, या इसी को बोलते हैं थायराइड सुसाइड या थायराइड आत्महत्या रोग, थायराइड आत्महत्या, आत्महत्या रोग, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में हमने देख लिया। एक हार्मोन थायरॉक्सिन है और दूसरा एक हार्मोन होता है इसमें थायरोकैल्सिटोनिन। तो दूसरा हार्मोन की बात करें अगर, तो दूसरा कौन सा है, थायरोकैल्सिटोनिन। इसका कुछ काम नहीं है दोस्तों, इसका काम क्या है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना। क्या करता है ये हार्मोन, जाके हड्डियों पर अटैक करता है और हड्डियों से क्या करता है, कैल्शियम रिलीज कराता है। तो इसका काम क्या है, ब्लड में कैल्शियम आयन की मात्रा को बढ़ाना। और ये कैल्शियम कहां से आता है, ये कैल्शियम आता है हड्डियों से, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से दूसरी ग्रंथि जो हमारी है वो कंप्लीट होती है। हमारी जो दूसरी ग्रंथि है जिसका नाम है क्या, थायराइड ग्रंथि, ये हमारी कंप्लीट होती है। परिचय, अन्य नाम, स्थिति, आकार। इसके बाद हमने देखा इसका हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन दो प्रकार के, T3 और T4, जिसमें T3 में 3 आयोडीन की जरूरत होती है, T4 में 4 आयोडीन। आगे हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा की, इसकी कमी से रोग, अधिकता से रोग क्या क्या होता है। अब हम बात करेंगे तीसरी ग्रंथि की, जिसका नाम है आज की तीसरी ग्रंथि और एंडोक्राइन सिस्टम की चौथी ग्रंथि, जिसका नाम है क्या, चौथी ग्रंथि जिसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। क्या नाम है दोस्तों, पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि, या इसी को बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में पैराथायरॉइड ग्लैंड हम बोलते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, पैराथायराइड ग्लैंड। अब यहां भी सेम चीजें हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इसके परिचय की बात करेंगे, परिचय की बात करेंगे। दूसरा हम इसका अन्य नाम की बात करेंगे, अन्य नाम। तीसरा हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं स्थिति। चौथा हम लोग इसकी संख्या की भी बात करेंगे और पांचवा हम लोग इसके आकार की बात करेंगे। तो ये काफी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमको यहां पे जानना जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, ये आप ध्यान रखिए। तो अगर इसकी बात करें हम, तो देखिएगा आप इसका परिचय, ये पैराथायराइड ग्रंथि एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र होती है। मतलब पीयूष ग्रंथि का प्रभाव इस पर नहीं होता है। जैसे सारी ग्रंथियों को पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करता है, लेकिन इस ग्रंथि को कंट्रोल नहीं करता। तो एकमात्र ग्रंथि जिसको पीयूष ग्रंथि नियंत्रित नहीं करती, नियंत्रित नहीं करती, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के प्रभाव से स्वतंत्र होती है। अन्य नाम इसका परावर्तु ग्रंथि है, परावर्तु ग्रंथि इसको बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ये हिंदी में बोलते हैं तो आप वहां भी लिख सकते थे, लेकिन है ना। स्थिति कहां है इसकी, स्थिति ध्यान दीजिएगा, ये एक्चुअल में गले में ही होती, गले में होती है। अब गले में कहां, देखिए थायराइड ग्रंथि जो होती है उसके पश्च भाग में, मैं एक बार थोड़ी सी कोशिश करता हूं समझाने की। ये हमारी थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि के पश्च भाग में कहा, ये 4 छोटे छोटे मटर के दाने के समान होती है, 4 छोटे छोटे मटर के दाने के समान होती है ना, ये थायराइड ग्रंथि। ये पैराथायराइड ग्रंथि है। तो ये कौन सी ग्रंथि है, ये पैराथायराइड ग्रंथि, ये आपको ध्यान में रखना है। तो थायराइड ग्रंथि जो होती है वो उसी के पास होती है क्या, पैराथायराइड। तो गले में होती है। दूसरा, थायराइड ग्रंथि के पश्च भाग में
लेकिन ये थायराइड ग्रंथि से पूरी तरह स्वतंत्र होती है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट भाग में थायराइड ग्रंथि से पूरी तरह स्वतंत्र, पूरी तरह स्वतंत्र, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद संख्या इसकी कितनी होती है? 4 होती है, संख्या में 4 होती हैं, और आकार भी इसका मटर के दाने के समान ही होता है, मटर के दाने के समान होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, मटर के दाने के समान भी इसका आकार होता है। ठीक है, अब इसका हार्मोन की बात करते हैं कि ये ग्रंथि कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है। तो इसके अगर हार्मोन की बात करें हम, तो ये केवल एक हार्मोन रिलीज करती है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, उसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन, या इसी को शार्ट में बोलते हैं पीटीएच, या कभी कभी आपको पैराथार्मोन भी लिखा मिल जाएगा, वो भी सही है, या आपको कोलिफ हार्मोन भी मिल सकता है, तो कोलिफ हार्मोन भी बिल्कुल सही है। तो ये सब एक ही हार्मोन के नाम है। अब इस हार्मोन का काम क्या होता है? बेसिकली इसका कार्य अगर हम बात करें तो ये हार्मोन जस्ट अपोजिट काम करता है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन की। तो ये क्या करता है? पैराथायराइड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा क्या करता है? कम करता है। उल्टा बता दिया क्या मैंने? थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कहा गया, थायरॉक्सिन, फिर उसके बाद ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना नहीं, ये कम करता है, माफ कीजिएगा, ये कम करता है ना, ये ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। ठीक, और ये जो है ये आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को घटाता है। इसका कार्य क्या है? ब्लड में या रुधिर में कैल्शियम आयन की मात्रा को कम करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज की चौथी ग्रंथि और एंडोक्राइन सिस्टम की 5वीं ग्रंथि। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्रंथि की, जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। 5वीं ग्रंथि का नाम है थाइमस ग्रंथि। ये 5वीं ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्रंथि है, जो इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सेम चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो परिचय इसकी बात करेंगे, परिचय, फिर उसका अन्य नाम भी बात करेंगे हम लोग, अन्य नाम, फिर इसके बाद हम बात करेंगे क्या? इसकी स्थिति की, फिर हम बात करेंगे आकार की, और फिर हम लोग बात करेंगे इसके हार्मोन्स की। तो इसके अगर हम परिचय की बात करें तो बेसिकली इसका परिचय जो है इसके कार्यों से ही बयां होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका परिचय इसके कार्यों से बयां होगा, मतलब कुल मिला के ये जो है ये इम्यून सिस्टम में मदद करने वाली ग्रंथि है, इम्यून सिस्टम में मदद करती है, ये ग्रंथि मदद करती है, ये आप ध्यान रखिएगा, इम्यून सिस्टम में मदद करने वाली ग्रंथि है। इसका अन्य नाम अगर बात करें तो इसको प्रतिबुढ़ापा ग्रंथि भी कहते हैं, प्रतिबुढ़ापा ग्रंथि भी कहते हैं इसको, है ना। एक चीज यहां पे परिचय में और कर सकते हैं, एकमात्र ग्रंथि ऐसी है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ क्षीण होती जाती है, मतलब डिजनरेट हो जाती है, और जैसे ही आपकी युवावस्था आती है तो ये खत्म हो जाती है। तो एकमात्र ग्रंथि जो उम्र बढ़ने के साथ क्षीण होती जाती है, ठीक है, और युवावस्था आने पर खत्म हो जाती है। तो इसको प्रतिबुढ़ापा या एंटी एजिंग ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि अगर ये ग्रंथि रहे तो हमें बुढ़ापा ना आए, है ना, बुढ़ापे को कंट्रोल करता है इसको, एंटी एजिंग ग्लैंड भी बोला जाता है इस ग्रंथि को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्थित कहाँ है? हृदय के नजदीक होती है ये ध्यान रखिएगा, हृदय के नजदीक होती है ये ग्रंथि, नजदीक, मैंने लोकेशन में बताई भी थी आपको। आकार कैसा होता है इसका? पिरामिड शेप होता है इसका आकार, पिरामिड शेप,
पिरामिड आकार की ग्रंथि है ये, ध्यान रखिएगा। इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन। अब इस थाइमोसिन हार्मोन की बात करें तो इस हार्मोन को हम एंटी एजिंग हार्मोन भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा हार्मोन ऐसा है जिसको एंटी एजिंग हार्मोन कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? थाइमोसिन हार्मोन। इसको हम लोग प्रति बुढ़ापा हार्मोन भी कहते हैं। प्रति बुढ़ापा हार्मोन, ये ऐसा हार्मोन है जो बुढ़ापा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अगर ये हार्मोन है ना बॉडी में रहे तो क्या होता है? बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। इसका काम क्या है? लिम्फोसाइट को भी जनरेट करता है ये, यानी कि ये किसमें मदद करता है? ये हमारे इम्यून सिस्टम में लिम्फोसाइट को मेच्योर कराता है, मेच्योर कराता है, मेच्योर कराता है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। लिम्फोसाइट के लिए आवश्यक होता है ये। तो ये हो गई हमारी पांचवी ग्रंथि जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट ग्रंथि की बात करते हैं, नेक्स्ट ग्रंथि चलते हैं। थाइमस ग्रंथि के बाद हमारी जो अगली ग्रंथि है उसका नाम है छठी ग्रंथि। छठी है ना? हाँ, छठी ग्रंथि। तो छठवीं जो ग्रंथि है आज की उसका नाम है एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल, एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, याद रखिएगा। एड्रीनल ग्रंथि, ग्लैंड। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क, चूंकि ये वृक्क के ऊपर होती है इसलिए इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें भी सेम चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सेम चीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे इसके परिचय की, परिचय की। दूसरा इसके अन्य नाम की बात करेंगे, अन्य नाम की बात करेंगे। तीसरा इसके स्थिति की बात करेंगे कि आखिर शरीर में कहां लोकेटेड होती है। चौथा इसकी संख्या की बात करेंगे हम लोग, संख्या भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पांचवा इसकी आकृति की बात करेंगे, आकृति एवं आकार की बात करेंगे। छठा इसके हार्मोन की बात करेंगे और फिर हार्मोन के कार्य तो भाई है, ठीक है। तो ये बात हम लोग करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम परिचय की बात करें अगर, तो ये ग्रंथि जो है हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। आपको ध्यान में रखना है, इसको कंट्रोल करती है। ये बॉडी के रक्तचाप को कंट्रोल करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी ग्रंथि है जो रक्तचाप को कंट्रोल करती है, तो ये रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। प्रेशर को नियंत्रित करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नियंत्रित करती है, करती है ये ग्रंथि। दूसरा इसके अन्य नाम की अगर बात करें तो इसे हम, ध्यान दीजिएगा, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जीवन रक्षक ग्रंथि भी बोलते हैं, लाइफ सेविंग ग्लैंड। क्या बोलते हैं? आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया कौन सी ग्रंथि जीवन रक्षक ग्रंथि कहलाती है? लाइफ सेविंग ग्लैंड कहलाती है। दूसरा इसे 4S ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? 4S। इसे 3F ग्रंथि भी कहते हैं, 3F ग्रंथि भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इन सब चीज, इनको ये हम आगे बात करेंगे अभी, तो आपको सब समझ में आएंगे। इसकी स्थिति कहां है? किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती हैं एक एक ग्रंथि। तो दोनों किडनी, इसीलिए इसका नाम है एड्रीनल, क्योंकि रीनल मतलब किडनी और एड मतलब ऊपर, यानी कि अधिवृक्क। आदि मतलब ऊपर, वृक्क मतलब किडनी, ठीक है। तो दोनों किडनी के ऊपर उपस्थित होती है, ऊपर उपस्थित होती है, उपस्थित, ठीक है। कुछ इस प्रकार अगर मैं यहां पे डायग्राम बनाने की कोशिश करूं और समझाने की कोशिश करूं आपसे, तो ये एक किडनी है, ये दूसरी किडनी है, और जो एड्रीनल ग्लैंड है कुछ यहां पे है, ये एड्रीनल ग्रंथि हो गई। दोनों किडनी के ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है वो है एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। ये आपको ध्यान में रखना, ये है एड्रीनल ग्रंथि जो ब्लू कलर से मैंने बनाई हुई है। आप लिख भी सकते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी होती है, ये आप ध्यान रखिएगा कितनी होती है? एक जोड़ी में पाई जाती है, एक जोड़ी संख्या में पाई जाती है, ठीक है। आकृति इसकी पिरामिड शेप, इसकी भी आकृति होती है पिरामिड आकार की, पिरामिड आकार की।
हार्मोन। अब ध्यान दीजिएगा, इससे 4 हार्मोन रिलीज होते हैं, 4 हार्मोन रिलीज होते हैं। पहला इससे जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है मिनरेलो कार्टिकॉइड, कार्टिकॉइड, या इसी को बोलते हैं एल्डोस्टेरॉल, एल्डोस्टेरॉल, ये आप ध्यान में रखिएगा, एल्डोस्टेरॉल। दूसरा है ग्लूकोकार्टिकॉइड, ग्लूकोकार्टिकॉइड। तीसरा जो है आपका उसका है सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन, जिसको एंड्रोजन भी बोला जाता है, एंड्रोजन। और चौथा जो है उसका नाम है एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन, या इसी को बोला जाता है इपिनेफ्रिन, ध्यान रखिएगा, है ना, इपिनेफ्रिन। ये चारों हार्मोन काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनका कार्य है, आप देखिएगा इसका कार्य क्या है। देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं मिनरेलोकार्टिकॉइड को, तो ये शरीर में मिनरल की मात्रा को कंट्रोल करता है। किसकी मात्रा कंट्रोल करता है? मिनरल के अमाउंट को बैलेंस करता है। ये बॉडी में मिनरल या सॉल्ट के अमाउंट को बैलेंस करता है। दूसरा ग्लूकोकार्टिकॉइड की बात करें तो ये ग्लूको है ना, या हम यूं कहें कि शुगर के अमाउंट को बैलेंस करता है, शुगर को बैलेंस करता है। ये साल्ट को बैलेंस करता है, ये शुगर को बैलेंस करता है, बैलेंस करने का काम करता है। सेक्स हार्मोन सेक्स एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, सेक्स एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। और एड्रीनेलिन जो है ये हमारे शरीर में स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। ये आप ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। तो चूंकि ये जो हार्मोन है, ये 4 हार्मोन जो है, इनकी अगर बात की जाए तो देखिएगा इधर, ये 4 हार्मोन, एक तो साल्ट को कंट्रोल करता है, दूसरा शुगर को कंट्रोल करता है, तीसरा सेक्स एक्टिविटीज को, चौथा स्ट्रेस को। तो यहां पे 4 एस हो गए, यहां पे क्या हो गए? 4 एस को कंट्रोल करने वाले हार्मोन है, इसीलिए इसको बोलते हैं 4S ग्रंथि। क्या बोलते हैं? 4S ग्रंथि। आपको समझ में आ गया है 4S ग्रंथि क्यों बोलते हैं? ठीक है। और ये चारों चीजें लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं जीवन रक्षक ग्रंथि या लाइफ सेविंग ग्लैंड। आगे बात करते हैं हम, एक चौथा हार्मोन हमारा इपिनेफ्रिन, जिसके बारे में थोड़ा सा अगर बात करें हम, एड्रीनेलिन ग्रंथ हार्मोन। ये जो एड्रीनेलिन हार्मोन है, अगर हम इसकी बात करें एड्रीनेलिन हार्मोन की, तो देखिएगा थोड़ा सा इसको, एड्रीनेलिन हार्मोन जो है ये स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, यानी कि तनाव को कंट्रोल करता है ना, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, तनाव हार्मोन भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है, तो आप ध्यान रखिएगा स्ट्रेस हार्मोन कौन सा हार्मोन है? ये एड्रीनेलिन हार्मोन। अब हमें किसी व्यक्ति को तनाव कब आता है? 2-3 चीजों में आता है। पहला, तनाव का कारण क्या हो सकता है? 3 कारण मेन हो सकते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। पहला तो है कि व्यक्ति किसी से लड़ जाए, यानी कि लड़ाई हो जाए उसकी, यानी कि फाइट, कोई व्यक्ति फाइट कर जाए तो उसको तनाव हो सकता है। दूसरा, वो किसी चीज से भयभीत हो जाए या किसी चीज से डर के भागने लगे, भयभीत। दूसरी चीज भयभीत, या हम यूं कहें कि डर। अब डर को बोलते हैं इंग्लिश में फ्राइट, ठीक है। और तीसरी चीज, सपोज करिए आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो आपको इमरजेंसी हो जाए, इमरजेंसी में भागना पड़े, ठीक है। इमरजेंसी यानी कि यहां पे मैं इमरजेंसी, तो इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, आप ध्यान रखिएगा। इमरजेंसी हो जाए इनको, तो इमरजेंसी में आपको तेज दौड़ना पड़ेगा, यानी कि फ्लाइट, आप दौड़ोगे नहीं उड़ोगी, है ना। तो लड़ाई, भयभीत या डर और इमरजेंसी। तो यहां पे आप देखिएगा ये हार्मोन जो है 3 कंडीशन में सिक्रीट होता है, एक तो फ्राइट और फ्लाइट। इसीलिए इस हार्मोन को हम 3F हार्मोन भी कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा। 3F हार्मोन कौन सा ग्रंथि है, कौन सा हार्मोन है? वो हार्मोन है कौन सा? वो है
एड्रिनलिन हार्मोन, क्योंकि फाइट, फ्लाइट और फ्लाइट तीन कंडीशन में यानी कि लड़ाई, इसको हम लड़ो उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं। लड़ो उड़ो हार्मोन, ध्यान रखिएगा, लड़ो उड़ो हार्मोन किसको बोलते हैं? तो लड़ो उड़ो हार्मोन भी इसको बोला जाता है, आप ध्यान रखिएगा, है ना। लड़ो उड़ो हार्मोन, लड़ो उड़ो हार्मोन्स भी इसे कहा जाता है इसको, ठीक है। ये हो गया। चलिए, तो अब 3F आपको समझ में आ गया क्योंकि इसको 3F ग्रंथि बोलते हैं, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं इसको, है ना। इसका एक नाम और क्या है? इमरजेंसी हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इमरजेंसी हार्मोन है। कौन सा हार्मोन? कुत्ता पीछे पड़ने पर सिक्रीट होता है ना। कौन सा हार्मोन स्ट्रेस में सिक्रीट होता है? कौन सा लड़ाई में सिक्रीट होता है? कौन सा डर में सिक्रीट होता है ना। इसीलिए हमारा ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है, आप ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो अगला जो ग्रंथि है हमारी, अगली ग्रंथि हमारी अग्नाशय, अगली ग्रंथि है अग्नाशय, जो भी नंबर होगा 7वां नंबर है शायद, है ना। अग्नाशय ग्रंथि 7th, अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पैंक्रियास, पैंक्रियास ग्लैंड, पैंक्रियास ग्लैंड। तो आइए बात करते हैं किसकी? अग्नाशय ग्रंथि की। सबसे पहले पहला पॉइंट हम वही बात करेंगे, परिचय बात करेंगे इसकी, है ना, कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे इससे, फिर उसके अन्य नाम की बात करेंगे, अन्य नाम की बात करेंगे, फिर उसके बाद इसकी स्थिति की बात करेंगे, फिर इसके आकार की बात करेंगे, फिर इसके भाग की बात करेंगे, ठीक है। भाग के बाद हम इसके हार्मोन्स की बात करेंगे, है ना। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इतनी सारी चीजें हम बात करेंगे इसमें, तो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो परिचय की अगर बात करें तो यह एक मिश्रित ग्रंथि है, यह एक मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। और इसको हम लोग मिक्स ग्लैंड भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों भाग इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा नाम इसका, अन्य नाम पूर्ण पाचक ग्रंथि भी बोलते हैं इसको, कंप्लीट डाइजेस्टिव ग्लैंड। हालांकि यहाँ पे कोई इसका उपयोग नहीं है इतना ज्यादा, पर आप जाने रहिए। स्थिति कहाँ है इसकी? स्थिति अगर देखें हम तो छोटी आंत के नजदीक उपस्थित होती है, छोटी आंत एवं अमाशय के नजदीक, अमाशय के नजदीक, नजदीक स्थित होती है। इसका शेप कुछ होता है, अगर हम बात करें तो अनानास के समान, अनानास के समान, अनानास के समान, ध्यान रखिएगा। इसके भाग की बात करें तो इसके बेसिकली दो भाग हैं, दो भाग हैं, एक बाह्य भाग है, एक अंतः भाग है, अंतः भाग है। बाह्य भाग को हम लोग बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथि, और अंतः भाग को हम लोग अंतः स्रावी ग्रंथि कहते हैं, अंतः स्रावी ग्रंथि कहते हैं। जो बाह्य भाग है, अगर हम बाह्य भाग की बात करें तो ये एंजाइम सिक्रीट करता है, एंजाइम स्रावित करता है, जो पाचन में मदद करता है, जो पाचन में मदद करता है। किसमें मदद करता है? पाचन में मदद करता है, जो पाचन में मदद करता है। अंतःस्रावी भाग की बात करें अगर हम, तो ये जो है हार्मोन रिलीज करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है, करती है। अब इसी के बारे में हम लोग डिटेल करेंगे, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है। तो इसके बारे में आइए बात करते हैं हम अंतःस्रावी भाग के बारे में। अगर हम अंतःस्रावी भाग की बात करें, अंतःस्रावी भाग, ठीक है, तो देखिए एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूं। ये मान लीजिए एक, हमने उस ग्रंथि को, जैसे खीरों को काटते हम, उसी तरह उस ग्रंथि को, अग्नाशय ग्रंथि को हमने काटा और उसको देखने की कोशिश की। तो अग्नाशय ग्रंथि कुछ इस प्रकार हमको नजर आती है। ये इसके दो पार्ट है, दो पार्ट नजर आते हैं, जिसमें एक बाह्य पार्ट है, ये
ये बाह्य पार्ट है, बाह्य भाग है जिसको हम लोग बाह्यस्रावी ग्रंथि, और एक अंतः भाग है। इस अंतः भाग में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। ये अलग अलग प्रकार से मैंने बनाने की कोशिश की है। ये मान लीजिए सेल्स पाई जाती हैं। अब इस सेल्स में बेसिकली 4 प्रकार की, तो ये बाह्यस्रावी भाग है, बाह्यस्रावी भाग, इसको हमें पाचन में पढ़ना होता है इसलिए यहां आवश्यक नहीं है। ये जो अंतःस्रावी भाग है, अंतःस्रावी भाग है ना, ये अंतःस्रावी भाग एक आइलैंड की तरह नजर आता है और इसको सबसे पहले खोजा था एक व्यक्ति ने। देखिए ये चारों ओर से जैसे पानी है और ये पूरा आइलैंड है ना, तो इसकी खोज एक व्यक्ति ने की थी जिसका नाम है लैंगरहैंस। तो इस अंतःस्रावी भाग को हम लैंगरहैंस द्वीप समूह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनके नाम पे हमने लैंगरहैंस द्वीप समूह भी बोला था इसको, लैंगरहैंस द्वीप समूह भी बोला था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंगरहैंस द्वीप समूह किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, लैंगरहैंस द्वीप समूह कहते हैं किसको? इस अंतःस्रावी भाग को हम लैंगरहैंस द्वीप समूह भी बोलते हैं। इस लैंगरहैंस द्वीप समूह की बात करें अगर, तो इस लैंगरहैंस द्वीप समूह में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक अल्फा कोशिका, अल्फा कोशिका, दूसरी बीटा कोशिका, बीटा कोशिका, तीसरी डेल्टा कोशिका, गामा नहीं पाई जाती, लूसेंट में गामा लिखा है, गलत है, और चौथी एफ कोशिका, एफ कोशिका। अब ये चारों कोशिकाएं कुछ ना कुछ काम होगा इनका, तो ध्यान रखिएगा। जो अल्फा कोशिका है ये एक हार्मोन रिलीज करती है, उस हार्मोन का नाम है ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? ग्लूकेगॉन हार्मोन, अल्फा कोशिका। बीटा कोशिका एक हार्मोन स्रावित करती है, इस हार्मोन का नाम है दोस्तों इंसुलिन हार्मोन, काफी फेमस नाम है, आप ध्यान रखिएगा, इंसुलिन हार्मोन। ये बीटा कोशिका, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इंसुलिन हार्मोन किन कोशिकाओं द्वारा। डेल्टा कोशिका एक हार्मोन स्रावित करती है, इस हार्मोन का नाम है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, स्टेटिन हार्मोन। और एफ कोशिका कुछ नहीं करती, बस पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज करती है, जिसका कोई भी काम एज सच नहीं होता। लेकिन इन तीनों हार्मोन का कुछ ना कुछ काम होता है, जिसे हम देखेंगे। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका और एफ कोशिका, ये चारों जो कोशिकाएं हैं, तो ये ग्लूकेगॉन का काम जो है ये क्या करता है, ये रुधिर में या ब्लड में, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, की मात्रा को बढ़ाता है। ये क्या काम करता है? ये ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को कम करता है ना। ये ब्लड में इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को कम करता है। और ये जो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन है ये अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका से ग्लूकेगॉन और इंसुलिन हार्मोन के रिलीज को ही रोकता है। तो ये ग्लूकेगॉन ग्लूकेगॉन एवं इंसुलिन के स्त्रावण को रोकता है, स्त्रावण को रोकता है, ये आप ध्यान रखिएगा, रोकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां से एक क्वेश्चन ये इंसुलिन से पूछा जाता है, इंसुलिन से काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो ध्यान लीजिएगा इंसुलिन से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इंसुलिन हार्मोन है इसकी कमी से, अगर बॉडी में कमी है और अधिकता है तो कौन सा रोग होता है? तो कमी से, इसकी कमी से ब्लड में ग्लूकोज के लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, ये ध्यान रखिएगा। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ना हाइपरग्लाइसीमिया, और इसकी अधिकता से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घट जाता है, जिसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपर और हाइपोग्लाइसीमिया।
अब ब्लड में अगर लगातार ग्लूकोज का लेवल घटा हुआ है, यानी कि ब्लड में अगर लगातार ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस, या आजकल सामान्य भाषा में इसको शुगर बोल देते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग मधुमेह। मधुमेह। तो इंसुलिन की कमी से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। और हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन अगर लगातार है तो उसको हम बोलते हैं क्या? डायबिटीज मेलाइटस। ये ध्यान रखिएगा, या इसी को बोलते हैं मधुमेह, है ना। अब एक चीज और, इंसुलिन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन की नेचुरल रूप से या कृत्रिम रूप से खोज किसने की थी? तो बेंटिंग एवं बेस्ट। बेंटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी, खोज करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि इंसुलिन जो है ये हार्मोन दो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। दो पॉलीपेप्टाइड, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना। पेप्टाइड चेन है, मतलब ये एक प्रोटीन हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन है। और इसके कार्य करने के लिए कौन से आयन की आवश्यकता होती है? जिंक आयन की आवश्यकता होती है। जिंक आयन आवश्यक होता है इसके कार्य करने के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना, आवश्यक होता है। ठीक है, तो इस तरह से एक और ग्रंथि हमारी जो है ये कंप्लीट होती है, अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट ग्रंथि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अंडाशय। अंडाशय ग्रंथि, अगली ग्रंथि है अंडाशय। 8वीं नंबर है अंडाशय, या इसी को हम लोग बोलते हैं ओवरी। ओवरी। सेम चीज यहां भी पढ़ेंगे। पहला तो परिचय, लोग बात करेंगे, हम लोग स्थिति की बात करेंगे, अन्य नाम की बात करेंगे, और आकार की बात करेंगे, और दोस्तों हार्मोन की बात करेंगे। हार्मोन की बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें परिचय की, तो जो अंडाशय है ये मादा का प्रमुख प्रजनन अंग भी है। तो ये ध्यान रखिएगा, मादा का प्रमुख प्रजनन अंग। ग्रंथि होने के साथ साथ ये मादा का प्रमुख प्रजनन अंग भी है। स्थिति कहां होती है? श्रोणि मेखला में होती है। श्रोणि मेखला यानी कि पेल्विक गर्डल में, श्रोणि मेखला में उपस्थित होती है। अन्य नाम इसको हम ओवरी भी ओवरी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ओवरी। ठीक है, आकार कैसा होता है इसका? अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार होता है। और इसके द्वारा 3 हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। इसके द्वारा कितने हार्मोन रिलीज किए जाते हैं? 3 हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, जो हमें पढ़ना है। पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन, पहला हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन है। दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और तीसरा हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, अब जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, अगर इसकी बात की जाए तो इसको ब्यूटी हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटी या सौंदर्य हार्मोन भी कहते हैं। सौंदर्य हार्मोन भी कहते हैं। चूंकि महिलाओं में यह हार्मोन स्रावित होता है, इसलिए महिलाएं खूबसूरत होती हैं। सौंदर्य हार्मोन भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा हार्मोन सौंदर्य हार्मोन कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये मादा का प्रमुख प्रजनन हार्मोन। और कार्य क्या है इसकी? अगर कार्य की बात करें तो यह महिलाओं में द्वितीय लैंगिक लक्षण को निर्धारित करता है। द्वितीय लैंगिक लक्षण, महिलाओं में द्वितीय लैंगिक लक्षण। अब द्वितीय लैंगिक लक्षण में शरीर में बाल का आना, शरीर में बाल आना, स्तन का आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का चालू होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, इत्यादि ये महिलाओं में चालू होने का ये एस्ट्रोजन हार्मोन का काम है। दूसरा, अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बात करें तो ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहलाता है। ये प्रेगनेंसी को बनाने रखने में मदद करता है। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। मेंटेनिंग हार्मोन है, मतलब ये महिलाओं में प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। ये ध्यान रखिएगा, प्रेगनेंसी को बनाए रखता है, प्रेगनेंसी हार्मोन नहीं है। अगर आपसे प्रेगनेंसी पूछे हार्मोन तो HCG प्रेगनेंसी हार्मोन है। ह्यूमन
कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन है जो प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट होता है। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? यह चाइल्ड बर्थ के दौरान, किसके दौरान? चाइल्ड बर्थ के दौरान गर्भाशय की मांसपेशियां एवं हड्डी को रिलैक्स करता है, ये ध्यान रखिएगा, रिलैक्स करता है। ठीक है, ये इनका कार्य हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंडाशय हार्मोन। नेक्स्ट लास्ट अंडाशय ग्रंथि, लास्ट जो बची हमारी उसका नाम है वृषण। लास्ट ग्रंथि है 10वीं वृषण ग्रंथि, 10वीं या 9वीं जो भी होगी देख लेना आप। ठीक है, इसको हम लोग टेस्टिस ग्लैंड बोलते हैं, टेस्टिस ग्लैंड वृषण ग्रंथि है। पहला परिचय, दूसरा अन्य नाम, तीसरा स्थिति, चौथा आकार, पांचवा हार्मोन। ये सारी चीजें आपको जाननी जरूरी होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। परिचय, ये जो है नर का प्रमुख प्रजनन अंग है। क्या है ये? नर का प्रमुख प्रजनन अंग। ठीक है, अन्य नाम की बात करें अगर, उसको टेस्टिस बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसको टेस्टिस बोलते हैं। स्थिति कहां है? श्रोणि मेखला में, श्रोणि मेखला में, पेल्विक गर्डल में। आकार कैसा है? अंडाकार, अंडाकार, अंडाकार। और संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ध्यान रखिए, संख्या 1 जोड़ी। हार्मोन एक ही रिलीज करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन रिलीज करता है। और इसका काम क्या है? नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को, द्वितीयक लैंगिक लक्षण को निर्धारित करता है। क्या करता है? निर्धारित करता है। ठीक है, जैसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण की बात करें तो क्या है ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण? तो आवाज का भारीपन, शरीर में बाल आना, शरीर में बाल आना, मूंछ आना, पेनिस का आकार बढ़ना, पेनिस का आकार बढ़ना, ये सभी जो हैं ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। तो ये हो गया हमारा क्या दोस्तों? वृषण ग्रंथि भी हो गई। तो इस तरह से हमारी लगभग सारे ग्रंथियां कंप्लीट हो चुकी हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। जो लास्ट क्लास में हमने जो ग्रंथि पढ़ी थी उसके अलावा जो हमारा बच गया, तो इसमें हमने सारी की सारी चीजें कवर करा दी। देखिए, सबसे पहले दूसरी ग्रंथि पीनियल पढ़ी हमने, फिर उसके बाद थायराइड ग्रंथि की बात की हमने, फिर उसके बाद पैराथायराइड ग्रंथि की बात की हमने, फिर उसके बाद हमने थाइमस ग्रंथि की बात की, फिर उसके बाद हमने एड्रीनल ग्रंथि की बात की, फिर उसके बाद हमने अग्नाशय ग्रंथि की बात की, फिर उसके बाद हमने अग्नाशय के बाद हमने बात की किसकी? अंडाशय ग्रंथि की, और उसके बाद हमने बात की वृषण ग्रंथि की। तो इस तरह से हमारे एंडोक्राइन सिस्टम जो है अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र कंप्लीट होता है। इससे आने वाले एक एक क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में इसी से फंसने वाले हैं। तो इसको बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और फिर उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करिए, आपको एक एक क्वेश्चन इसी से मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।